नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी पारस की है, पार्ट 4। वो जंगल वाली लड़की मुझे अमीर बना रही थी, उसका पार्ट 4 है। जो पारस थे ना, रमेश ठेकेदार के पास लेबरगिरी का काम करते थे और उसी में खुश थे। उनका सपना था कि मैं एक मिस्त्री बन जाऊं, इतना ही ख्वाब देखे थे। उससे ज़्यादा उस जगह पर कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन पढ़े लिखे थे। अब जो रमेश का जो ठेकेदार थे, उन्होंने अब उनका काबिलियत नज़र आया पढ़ाई लिखाई में, तो थोड़ी बहुत उनको जिम्मेवारी भी देते थे। जो ऑफिसर आते थे उस जगह पर मुआयना करने के लिए, तो जब रमेश जी कहीं नहीं होते थे तो सारा काम पारस ही संभालते थे। तो एक तरह से रमेश जो थे ना, विश्वास करते थे पारस के ऊपर में। और उसके बाद की जो कहानी आपने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिएगा। कहानी बहुत मज़ेदार है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया कहानी लगेगी। तो आज शुरू करते हैं, पार्ट 4 का आरंभ करते हैं। मैं जब अब झुग्गी में आ गया था, चाचा को सारी बात बता दिया ना, तो चाचा एकदम डर से गए थे और वो भी मान लिए थे कि जरूर बेटा, वो जो लड़की थी ना, जरूर कोई तांत्रिक है। बेटा, तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो भी रात के वक्त में। अपने साथ किसी लड़के के बिठा के जाया करो, लेबर को साथ में रख लिया करो, तुम सुरक्षित रहोगे। खैर, मैं समझ गया था कि चाचा हमेशा भला चाहते हैं, मुझे कभी संकट में घिरा देखना नहीं चाहते। ये तो ऐसे ही हैं। और इसके बाद हम काम धाम पर अपना लग चुके थे। अब काम भी तो करना था, इसी के बल पर तो मुझे आगे बढ़ना था और उस चीज़ का शुरुआत अब हो चुकी थी। ठेकेदार मुझे पार्टनर बना चुके थे और वो नई बाइक भी दिलवा चुके थे। इसी बाइक के चक्कर में तो मुझे जंगल में रात गुजारना पड़ा। अगर ये बाइक नहीं मिलती तो मैं ठेकेदार को क्या जवाब देता। वो तो मुझ पर भरोसा ही ख़त्म कर देते, तोड़ लेते। फिर मैं कहीं का नहीं रहता। यही सब मैं सोचता रहा, दिन भर काम करवाता रहा। अब फिर शाम के टाइम मुझे किसी काम से अब बाज़ार जाना था। अब मुझे अब तक होश नहीं था, मुझे बाज़ार जाना था, इस चीज़ का मुझे होश नहीं था। प्रोग्राम तो सुबह से ही बना हुआ था, लेकिन मैं आपाधापी में ये सब जो दिमाग में फिजूल चल रहा था, जो मैं रात को भोगता था और उसी चिंता में डूबा रहा था। मुझे दोपहर में, सुबह में अब बाज़ार जा कर के वो सारा सामान लेना था जो मैं अब लेने जा रहा था। लेकिन जब मैं निकला ना, तभी वक्त था सूरज डूबने में। मैं अपने आप को डरा साबित नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं फील्ड में रहने वाला, अब कब तक मैं डरा डरा सा रहूँगा। हाँ, वो मेरी सहेली दोस्त मिल जाती ना तो बात कुछ और होती, लेकिन वो कब तक आएगी, जंगल वाली लड़की, अब मैं बोल नहीं सकता। अब वो उसने तो बोला था कि महीना 2 महीना लग सकता है, लेकिन अब कितना वक्त लगेगा, कहाँ गई है, कुछ भी मालूम नहीं। अब मुझे इस तांत्रिक लड़की जो रात के जंगल में मिली थी ना, इससे मुझे थोड़ा खौफ हो रहा था कि आखिर ये लड़की होकर के तंत्र साधना कर रही है, जो ना करना वो कर रही है। ये बहुत ही डरावनी बात है। अब मेरे लिए तो खास करके, अभी तो मैं नौजवान था, अभी मैंने सही ढंग से दुनिया भी नहीं देखी थी, अभी तो मैं अपना भविष्य संवारने में लगा था। और उस लड़की ने मेरे साथ रात में वो सब किया जो उसको करना नहीं चाहिए था। यही सब सोचता हुआ मैं बाज़ार निकल चुका था। चाचा कहीं काम में बिजी थे तो मुझे देख नहीं पाए। बाइक स्टार्ट किया और चल पड़ा बाज़ार। बाज़ार में जो सामान मुझे लेना था मैं अब ले चुका था। और जब वापस जाने लगा ना, तब जैसे मैं हैरान रह गया था। सामने रोड पर मुझे वो तांत्रिक लड़की दिखाई दी, सेम डिटो। मैं कई बार आंखें झपकाई। अब मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है,
वो तो जंगल में मिली थी, अब इस बाजार में क्या करने आई है। शायद वो मुझे भी पहचान चुकी थी और मैं जब तक अपनी बाइक को स्टार्ट करता तब तक वो मेरे नज़दीक आ चुकी थी। मैं उसको देख करके खौफ में आ गया था। डर होने लगा कि ना जाने ये मेरे पास में क्यों आई है, अब इसका इरादा क्या है। लेकिन अभी सूरज डूबा नहीं था, उजाला था, शाम का उजाला। हाँ, मैं अब देख रहा था कि वो बिल्कुल बिल्कुल ना डरी हुई ना घबराई हुई, बिल्कुल मुस्कान बिखेरती हुई मेरे पास पहुंच गई और उसने मेरा नाम लिया। अरे पारस, तुम इस बाजार में? मैं खौफ में भरा हुआ था। मैं तो उसे आंखें भी नहीं मिला रहा था। मुझे रात को सब कुछ याद था कि जैसे ही मैंने उससे आंखें मिलाई उसने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया था, कोई मोहनी मंत्र का, और उस जादू में फंस चुका था। अब मैं अब मिला नहीं रहा था उससे आंखें। मैं अपनी आंखें झुकाए हुए था कि कहीं गलती से उसने मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगा। इसी वजह से मैं आंखें चुरा रहा था। लेकिन वो मेरे भाई के नज़दीक आ गई, कहने लगी, पारस, तुम आसपास में ही तुम्हारा काम चल रहा ना। मैं अब देख लिया कि अरे, अब ये मेरे पास में क्यों आई है, क्या चाहती है। मैं कहने लगा कि हाँ हाँ, हमारे पास में ही काम चलता है, मुझे अब जाना है, मुझे देर हो रहा है, मुझे अपने साइड पर पहुँचना है। तब वो कहने लगी, अपनी बाइक पर मुझे ही बिठा लो ना, हम चलते हुए बात कर लेंगे। मैं कहने लगा, नहीं नहीं, आप नहीं, मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगा। आपने मुझे रात में ऐसा कुछ किया जो होना नहीं चाहिए था। तब वो लड़की बड़ी ज़ोर से हंसी और कहने लगे, शर्माना तो मुझे चाहिए था, डरना मुझे चाहिए था, और डर तुम रहे हो। पारस, ये गलत बात है, मुझे बिठाओ। आज तुम तो जानते हो मैं कौन हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं रात दिन कभी नहीं देखती, मुझे जो अच्छा लग जाता है मैं उसको पा लेती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब तुम सीधे चलोगे या मैं तंत्र बल का उपयोग करूं? तब मैं देखने लगा कि आसपास में मैं मदद मांगूं क्या। तब मेरी तरफ देख के कहने लगी, शायद तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम आसपास में चिल्लाओगे वो लोग आ जाएंगे। तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। तुम चाहो तो चिल्ला कर देख लो, वो लोग तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएंगे, तुम्हारा मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। हाँ, इसके बाद तो मेरा खौफ और बढ़ चुका था। लेकिन वो हंसती रही, मुस्कुराती रही और कहने लगी कि पारस, अपनी बाइक पर बिठाओ, अब मुझे ले चलो। मैं अब एकदम खौफ में था, समझ में नहीं आ रहा था कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। ये कहाँ से मुझे बाजार में मिल गई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था बाजार में। मैं अपने आप को कोसने लगा था और तब तक वो बाइक पर सवार हो चुकी थी और कहने लगी, पारस, मेरा घर थोड़ी दूरी पर है, अब मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, अब फिर हम कुछ बातें करेंगे और फिर तुम अपने साइड पर चले जाना, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब फंस चुका था। मैं जानता था कि यह बहुत बड़ी तांत्रिक है, जो रात में खेल सकती है तो कभी भी खेल सकती है। मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी अब बाइक उसके बताए हुए रास्ते पर लेके चल रहा था। आखिरकार हम जो इलाका था दुकान का, बाजार का, वो हम कब का पार कर चुके थे। अब हम खेतों के इलाके में आ चुके थे। मैं डरा हुआ था, बाइक चलाते हुए भी हाथ कांप रहा था। मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था और बार बार कह रही थी कि पारस, डरो मत, डरो मत, मैं तुमसे कुछ और नहीं चाहती, हम तो दोस्त हैं, दोस्त की तरह रहेंगे, मैं तुम्हें कभी सताऊंगी नहीं, ये मेरा वादा है। लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम मेरा दोस्त बने रहोगे। मैं तुम्हें तो अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मैं समझ गया था कि मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अगर मैं विरोध करता हूँ तो ये तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देगी मेरे ऊपर में, ना जाने मेरे साथ में क्या होगा। मैं समझदारी से अब काम लेना शुरू कर दिया। मैं कहने लगा, ठीक है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, अब फिर मुझे साइड पे भी जाना है ना, वहाँ लेबर मेरी इंतज़ार कर रही होगी, सामान तो मेरे पास में है ना, देखिए थैला में टंगा हुआ है। तब वो कहने लगी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़्यादा देर तुम्हें रोकूंगी नहीं,
बस चलते रहो चलते रहो। खेतों का इलाका आ चुका था, फिर एक कच्ची सड़क आ गई और तब तक सूरज डूबने का हो रहा था। अब मैं इसी बात के लिए अब घबरा रहा था, चिंता कर रहा था कि कहीं रात ना हो जाए। अब सूरज डूबने जा रहा, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या वो सब आज भी होगा जो कल रात अब हुआ जंगल में हुआ था? अब ये क्या चाहती है? मेरे मन में कई सवाल थे और उस सवाल का हल मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। आखिरकार उस कच्चे रास्ते पर हम चलते रहे। और फिर एक खेत में एक घर था और घर पर जा कर के उसने बोली बस रोक दो, मेरा ठिकाना आ चुका है। बाइक से उतर गई और कहने लगी पारस बस कुछ देर के लिए आओ, हम बस दोस्त हैं, दोस्त की तरह रहेंगे, अब फिर तुम चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम बिजी इंसान हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है, आ जाओ देर मत करो, अगर देर करोगे तो तुम ही नुकसान में रहोगे, तुम्हें फिर लेट हो जाएगा। मैं बुरी तरह से फंस चुका था, ना चाहते हुए भी उसके साथ उस घर में जाना पड़ा। वो घर बिल्कुल खाली पड़ा था, मतलब वहाँ और कोई इंसान नहीं था। सुख सुविधा की हर चीज़ उस घर में मौजूद थी। एक कमरा तो जो मैंने देखा ना, तो तंत्र मंत्र से सजा हुआ था। कई तरह का तंत्र मंत्र का सामान वहाँ टंगा हुआ था, दीवार से लेकर के और फर्श तक। मतलब वाकई में ये बहुत बड़ी कोई तांत्रिक है। तब मुस्कुरा के कहने लगी आओ आओ छोड़ो इन चीज़ों को, तुम्हारे मतलब का चीज़ नहीं है, आओ हम बैठते हैं। इसके बाद हम उसके अब जो बेडरूम कहा जाए, हम बेडरूम में पहुंच चुके थे और वो मुझे बैठने के लिए बोली और मेरे पास में आके बैठ गई। कहने लगी पारस तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा दोस्त बने रहो और हमारी दोस्ती चलती रहे, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम मेरे पास में आ जाओगे। बोलो इस चीज़ को तुम मानते हो? मेरे पास में कोई उपाय नहीं था। मैं जानता था कि अगर मैं विरोध करूंगा तो ये कुछ भी कर सकती है। ये तंत्र मंत्र का ज्ञानी है और इसके लिए बड़ा आसान सा काम है। अब मैं बोलने लगा कि जी जी, मैं जो कहोगे आप मैं कर लूँगा। तब वो खुश हो चुकी थी। मैं कैसे भी चाहता था कि जब तक मेरी सहेली जंगल वाली लड़की आ ना जाए तब तक मैं कैसे भी इसको झेल लूँगा और उसके आने के बाद मैं सब कुछ बता दूँगा कि मेरे साथ में ये तांत्रिक लड़की क्या खेल खेल रही है। मुझे वही आज़ाद करा सकती है इसके चंगुल से, उसमें वो शक्ति थी, मैं जानता था। आखिरकार वही खेल जो रात में हुआ था अब इस घर में भी होने लगा। ना चाहते हुए मैं सब वही कर रहा था जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। खैर इसके बाद वो लड़की कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें रोड तक छोड़ दूँ। मैं अब उससे जान छुड़ा रहा था। अब मैं जल्दी जल्दी अपने बाइक के पास पहुंच चुका था और वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। अब मैं जब बाइक स्टार्ट करने लगा तो वो बाइक के सामने आके खड़ी हो गई। अब कहने लगी कि पारस तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, तुम जो अपने मन में सोच रहे हो ना तो उसको भूल जाना। मेरे में वो शक्ति है, तुम जहाँ भी रहोगे मैं तुम्हें ढूंढ सकती हूँ, अपने पास बुला सकती हूँ। अब ऐसा मत करना जैसा तुम मन में सोच रहे हो, मैं तुम पर नज़र रखूँगी। देखो तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, इसीलिए मैं तुम पर मर मिटी हूँ। अब दोस्त हो, दोस्त की तरह रहना, समझ गए ना? जाओ अब निकलो। मैं अपनी जान बचाकर भागा वहाँ से। सारी रास्ता सोचता रह गया कि हे भगवान, मैं कहाँ किस चंगुल में फंस गया हूँ। ये कैसी लड़की है भाई, तांत्रिक लड़की अपने आप को बोलती है, मैं समझ नहीं पा रहा था। खैर मैं जब साइड पर पहुँचा तो सारा काम अब बंद हो चुका था, लेबर अपने जुग्गी में जा चुके थे। मैं अपनी जुग्गी में आया तो चाचा मेरी बाटी देख रहे थे। कहने लगे अरे बेटा, तेरे को बोला था ना कि अकेले तू मत जाया करो, आज भी अकेले चला गया था ना। मैं कहने लगा कि चाचा अब तो मेरी किस्मत ही खराब है। चाचा चौंक गए, कहने लगे क्या हुआ बेटा, सब कुशल मंगल तो है? मैं कहने लगा कहाँ चाचा कुशल मंगल,
अब फिर मैं वो सारी घटना बता दिया। अब सारी बात सुन करके चाचा एकदम सिहर सा गए थे, डर सा गए थे। अब कुछ पल तो उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। अब फिर कहने लगे कि बेटा तू उसका घर देखा है ना? मैंने बोला हाँ बिल्कुल देखा हूँ। तब वो कहने लगे कि कल मैं तेरे साथ में चलूँगा, अब मैं उससे बात करूँगा, जो भी हो मैं उसको समझाऊँगा कि तुम से वो दूर रहे। तब मैं कहने लगा चाचा मैं सब कोशिश कर चुका हूँ, वो मुझे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। वो कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो अब फंस के रह गया, अगर आप जाओगे तो हो सकता है मुझे वो नुकसान भी पहुंचा दे। मैं पूरी तरह से डर चुका था। अब बोलने लगा चाचा से कि नहीं चाचा आप ऐसा कोई काम मत करना, नहीं तो मैं नुकसान उठा सकता हूँ। चाचा भी अब मेरी बात को समझ गए थे। आज सोचते हुए कहने लगे बेटा ज़रूर इसका कोई हल निकलना चाहिए, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। इसके बाद हम लोग इसी मामले में सोचते रहे। चाचा कुछ बताते थे कि बेटा हम ऐसा कर ले। मैं मना कर देता था कि चाचा तुम उसके सामने नहीं जा सकते, अब मैं जो भी बात कहूँगा उसको पसंद नहीं आएगी। तो अब ये मामला इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। अब फिर मैं मन ही मन अपनी सहेली को याद करने लगा कि तुम कहाँ चली गई हो, तुम्हारी ज़रूरत अब है। मैं एक माया जाल में फंस चुका हूँ, एक तांत्रिक लड़की के। और इस तरह हमारी रात कटी, बहुत डरी हुई रात थी हमारे लिए। अब सुबह जब हुई ना तो सुबह ही अपना काम पर मैं लग चुका था। अब अपना काम भी करना था, दूसरे साइड पे भी जाना था जो आसपास में चल रही थी। अब पूरा दिन निकल चुका था। हाँ 4 बज चुका था, 2 घंटे और बाकी थी लेबरों की छुट्टी होने में। हाँ मैं उसी बाजार के रास्ते से आ रहा था जिधर उस लड़की का घर था। मैं सोचा कि चल के एक बार उस लड़की को समझाऊंगा कि देखो आप मेरी पीछा छोड़ दो, आप मानेगी नहीं मानेगी लेकिन समझाना मेरा काम है। हो सकता है कि मुझ पर तरस खा जाए, आप मेरे से किनारा कर ले। यही सोच करके मैं उस कच्ची सड़क पर अपनी बाइक घुमा दिया। जब उस जगह पर पहुंचा जहां उसका घर था तो मैंने बाइक रोक करके वो दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं आवाज़ देता रहा कि आप हैं यहाँ पर, तांत्रिक जी आप घर में हैं, मौजूद हैं, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। मैं अब आसपास देखने लगा लेकिन उस जगह पर और कोई घर नहीं था। इतनी एकांत जगह पर उन्होंने अपना घर बनाया था, शायद इसीलिए क्या मुझे सब ऐसा ही लगने लगा था। लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आई ना तो दरवाज़ा खुला ही था। मैं अंदर प्रवेश आवाज़ दे देकर अंदर चला गया। मैं जब उस तांत्रिक वाले रूम में पहुंचा ना तो वो दरवाज़ा बंद था। मैं उस कमरे में जाना भी नहीं चाहता था। मैं जब बेडरूम में पहुंचा ना तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हों। एक तो बहुत भारी आवाज़ थी, जैसे उस लड़की से कोई बात कर रहा हो। ऐसे ही आवाज़ मुझे कान में पड़ रही थी। मैं अब उस तांत्रिक को आवाज़ नहीं दिया, उस आवाज़ को सुनने लगा जो मुझे भारी भारी सा नज़र आ रहा था। कब दरवाज़ा खुला मुझे पता भी नहीं चला। मैं दरवाजे के ओट में आ गया था। जैसे ही दरवाज़ा खुला ना तो उसके पीछे एक तरह से मैं छुप चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि दरवाज़ा इस साइड में खुलता है। तब मैं उस शख्स को जाते हुए देखा तो मैं देखता ही रह गया था। कम से कम 9 फीट का लंबाई होगी, शरीर पहलवानों जैसा, चेहरा जो था ना वो हैरान कर देने वाला था। आंखें बहुत बड़ी बड़ी और चेहरा एकदम जैसे लग रहा था ना कि उसमें फोड़े फुंसी हुए पड़े हों। इतना बेढंगा चेहरा मैंने देखा नहीं था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा ही एक तरह से भयानक लग रहा था। और वो लंबे लंबे अपने डग भरता हुआ अब उस घर से निकल चुका था।
हाँ, मैं उस दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा खुला था ना, तो उसके पीछे मैं अपने आप आ चुका था। जब मैं उस शख्स को देखा ना, तो मैं ठहर चुका था कि ये मैडम का क्लाइंट है या फिर कुछ और है, समझ में नहीं आया था। हाँ, मैं दरवाजे से अब बाहर निकल गया था, दरवाजे के बीचों बीच आ गया। तब मैंने देखा कि जिस पलंग पर हमने कल अब यहाँ पर रात शाम बिताई थी, उसी पलंग पर वो तांत्रिक लेटी हुई थी और चादर ओढ़ रखी थी। मैं आवाज़ लगाया, तांत्रिक जी, तांत्रिक जी। अब फिर वो चादर से अपना सर बाहर निकाली। अब मुझे देख कर के एकदम चौंक सी गई थी और हैरान, एक तरह से हैरान भी हो चुकी थी। तुम यहाँ पर इस वक्त? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैं अब चुपचाप खड़ा रहा। तब वो कहने लगी, अंदर आओ, आज जब आ ही चुके हो तो अंदर आ जाओ। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो बोली, तुम कब आए, कितना देर हुआ? मैंने बोला, बस थोड़ी देर हुआ। तो तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? मैं समझ नहीं पाया था कि ऐसा क्यों बोल रही थी। मुझे लगा कि बताना नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए। मैंने बोला, जी मैंने नहीं देखा किसी को जाते हुए। तब उसको चेहरे पर संतोष हुआ था। अब बोलने लगी कि आज क्या बात है, खुद ही चल के आ गए हो, इरादा क्या है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद आ चुकी हूँ? मैं हाथ जोड़ दिया कि मैडम जी, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। देखिए, मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे बहुत सारा काम करना है, और देखिए मैं आपके पास आना नहीं चाहता, तो आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। अब वो औरत मेरी तरफ घूर रही थी, जैसे कच्चा ही खा जाएगी। मैं डर जरूर रहा था। मैं तो खुद इस खतरनाक जगह पर आ चुका था जहां मुझे आना नहीं चाहिए, लेकिन अब हो ही क्या सकता था। जो भी था, मैं दिल की बात अपना कह चुका था। और तब वो खिलखिला करके अचानक हंस पड़ी। उसका गुस्सा सब गायब हो चुका था। कहने लगी, तुम इस बात कहने के लिए मेरे पास में आए हो? मैंने बोला, हाँ मैडम जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। वो कहने लगी कि पारस, तुम तो भूल जाओ, ये नहीं हो सकता है। जब मैं तुम्हें याद करूँगी तब तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं अब उनके आगे हाथ जोड़ लेता, मैडम जी आप मुझे माफ़ करो। देखो, मैं ये सब कर नहीं पाऊँगा, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। देखिए, मुझे बहुत सारा काम है। मैं तो अपनी लाइफ अब खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी चंगुल से आज़ादी दे दीजिए। मैं रोते रोते ही अब उनसे कहने लगा था, लेकिन वो जरा भी पसीज नहीं रही थी। कहने लगी कि सुनो पारस, चाहे तुम भी कुछ भी करो, कोई भी ड्रामा करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे पसंद आ गए हो, वो ही काफ़ी है। अब तुम जाओ, इस जगह पर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर और भी लोग आते रहते हैं। वो लोग कहने लगी कि देखो, अब यहाँ पर और भी लोग आते हैं, वो मनुष्य नहीं होते, वो प्रेतात्मा होती हैं, वो शैतान होते हैं, चुड़ैल होती हैं। देखो, कभी भूल करके भी इस जगह पर मत आना। आज तो मैं इस जगह पर मिल चुकी हूँ, अगर मैं नहीं मिली ना तो समझ लो, अगर इस घर में तुम आ गए ना तो निकल नहीं पाओगे जिंदा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पारस, अब तुम समझ चुके होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब जाओ, तुम अपने साइड पर जाओ, नहीं तो रात होने वाली है। निकल जाओ जल्दी से। मैं जब ये सब सुना ना तो मेरी आत्मा कांप गई थी कि आखिर ये है क्या भला, जिसके पास में भूत प्रेत अब जुड़े क्या भला भाई, जो इसके पास में ऐसी शक्ति आ रही है। ये तो तांत्रिक है। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल अब अनुभव नहीं था, लेकिन मैं उसकी बात और वो शैतानी चेहरा देख करके जो लंबा वाला इंसान इस घर से निकला था, मैं डर चुका था। अब मैं बिल्कुल जान चुका था कि औरत जो बोल रही है ना, बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद मैं अब निकल चुका था।
बाइक स्टार्ट करके और सीधा अपना साइट पर पहुंच गया। मैं अब कर कह सकता था। चाचा को मैं देख रहा था, चाचा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और मैं इधर उधर ढूंढता रहा। एक ही तो चाचा मेरे थे जो मैं अपने दिल की बात उनसे कह सकता था और वो मेरी बात को समझते भी थे और जहाँ तक हो सकता था मदद भी करते थे। आखिरकार चाचा मुझे दिखाई दिए। मैं दौड़ के चाचा के पास गया और सारी बात बताया कि चाचा जी, आप जाने के लिए कह रहे थे ना, अच्छा हुआ आप उस जगह पर नहीं गए। अब मैं पूरी कहानी बता दिया। चाचा मेरी बात को सुनते रहे और कहने लगे, तू डर मत पारस। मैंने किसी से लोकल आदमियों से बात किया है और उन्होंने एक बाबा का नाम एड्रेस बताया है। कल मैं तुझे उस जगह पर लेकर चलूँगा और वो बाबा भी कम नहीं है, पहुँचे हुए महात्मा हैं, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। अब हम कल तक इंतज़ार करते हैं सुबह का, और जैसे ही सुबह होगी ना हम निकल लेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है और फिर वहाँ से निपट कर अपने काम पर भी आ जाएंगे। और इसके बाद प्रोग्राम हमारा तय हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसको अब हम कैसे पीछे छुड़ाएं, लेकिन जब चाचा ने कहा था ना कि वो पहुँचे हुए महात्मा हैं तो हमारी ज़रूर मदद करेंगे, अब मुझे लगने लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। रात भर हम इंतज़ार करते रहे कि कब सुबह होगी, लेकिन तब तक नींद आ चुकी थी। अब इसके बाद जब सुबह हुई ना तो हम तैयार हो चुके थे। बाइक स्टार्ट की, चाचा को पीछे बिठाया और तब तक लेबर अभी सो ही रही थी। अब वक्त हो चुका था जागने का, लेकिन अभी लोग इक्का दुक्का ही लोग बाहर दिखाई दे रहे थे और हम रोड पर आ चुके थे। धड़धड़ाते हुए मैं तेज़ी से अब उस जगह की तरफ जा रहा था जो चाचा बता रहे थे कि बेटा इधर चल। और आखिरकार हम एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर खेतों के बीच अब एक कुटिया सी बनी हुई थी। बाइक हमने खड़ा किया और चाचा कहने लगे कि बाबा यहीं रहते हैं, ये इनका कुटिया है, अब बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, अगर हमारी बात मान गए ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। तुम थोड़ा प्रेम से बाबा को बात करना, अब बाबा सब कुछ सही कर देंगे अगर वो मान गए तो। हाँ, इसके बाद हम जब कुटिया में पहुँचे ना तो बाबा बाहर ही मिल गए। वो थोड़ा बहुत बागवानी कर रहे थे, फूल पौधे लगा रखे थे और उन्हें पानी दे रहे थे। जब उनका नज़र मेरी नज़र से मिला ना तब अचानक बोल पड़े कि तू मेरे पास कैसे आया। मैं समझ नहीं पाया कि बाबा मुझे देखते ही क्या हो गया, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और तब चाचा बात को संभाले और सारी बात वो बताते चले गए कि बाबा हमारी मदद कीजिए, ये मेरा लड़का अब बहुत मुसीबतों में फंसा हुआ है। और तब बाबा नज़दीक बुलाए कि इधर आओ, मेरे पास में आओ। बागवानी छोड़ चुके थे और हम लोग ज़मीन पर ही दरी बिछी हुई थी, उस पर बैठ चुके थे। बाबा अब पूछने लगे, मेरे से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे और कहने लगे कि मैं तो तेरे को दूर से देख के पहचान गया था, तेरे ऊपर में वो शक्ति सवार है, वो शक्ति है जो तू किसी को आकर्षण कर सकता है, भूत प्रेत को, तांत्रिकों को। और वो शक्ति तेरे में कहाँ से आई? मैं उसी चीज़ को ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा। और पूछने लगे कि बेटा शुरू से बता, कब से तेरे साथ में ये सब चल रहा है? मैं सहेली का बात अभी नहीं बताया था, सिर्फ इस तांत्रिक महिला का, तांत्रिक लड़की का ही बात बताया था। लेकिन वो कह रहे थे कि इसकी बात छोड़, ये तो मैं समझ गया, इससे पहले की बात बता। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं अब इतना जानता था कि ये बात बाबा के सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन वो तो सब कुछ जानना चाहते थे, पिछली बातें भी। आखिरकार मुझे सारी बात बतानी पड़ी वो जंगल वाली लड़की का। और तब एक तरह से वो सोच में डूब चुके थे और तभी कहने लगे कि देख बेटा, उस लड़की के मिलने के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया है। उस लड़की में ऐसी शक्ति थी और वो शक्ति भी तेरे शरीर में अब ऐसा कुछ चमत्कार दिखा रही है।
तुझ पर अब लोग एक तरह से जो अब नेगेटिव लोग हैं, जैसे कि काला शक्ति करने वाला, काला जादू करने वाला, ये सब लोग तेरे पर आकर्षित हो रहे हैं, तेरे में वो शक्ति को पहचान रहे हैं। देख बेटा, तेरे पर भूत प्रेत भी अब आकर्षित हो रहे हैं। अब तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। मैं जब ये बात सुना ना तो मैं कांप गया था कि मैं कैसे लफड़े में फंसता जा रहा हूँ। मैं एक सीधी सादा इंसान, लेबरगिरी का करने वाला, अब मैं इन चक्करों में कैसे फंसता जा रहा हूँ। अभी तो मेरा शुरुआत हुआ है, आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बाबा सारी बातें बताते जा रहे थे कि बेटा देख, तू मेरे पास में आया, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन जिस तांत्रिक लड़की की बात कर रहा ना, वो तांत्रिक नहीं, कुछ और है। वो अपने आप को तांत्रिक बोलती है, लेकिन है नहीं। एक तरह से उसको तो एक डायन ही मान सकता है। वो डायन का विद्या जानती है, डायन ही एक तरह से। उससे तुझे दूर रहना है। मैं कहने लगा कि बाबा मैं कैसे दूर रहूं? वो तो सब कुछ कह रही है कि तुम मेरी दोस्त बन के रहो, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगी नहीं। मैं उसके बाद में उसके घर पर गया था और तब मैंने एक ऐसे आदमी के इंसान को देखा जो वास्तव में इंसान हो ही नहीं सकता है। बाबा कहने लगे कि बेटा मैं सब जानता हूँ, तुम मुझे मत बताओ, लेकिन अब कैसे उससे पीछा छुड़े उस चीज़ के बारे में हमें सोचना है। चलो आज के लिए इतना ही है, तुम मेरे पास में आए। अब हम इस विषय पर बात करेंगे कल तुम सुबह में ही आना। और सुनो, एक चीज़ अपने पास में रख लो। एक वो चीज़ दिए जो ताबीज़ टाइप का था, और कहने लगे अपने पर्स में रखना, इसको अपने शरीर के साथ ही रखना। हो सकता है कि इसका असर हो और वो डायन तुमसे दूर रहे। अब मैं जब डायन की बात सुना ना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं डायन के बारे में कुछ नहीं जानता था कि डायन क्या होती है। हाँ, किस्से कहानियाँ में सुना था कि डायन बहुत ही खौफनाक होती है, लेकिन ये खौफनाक तो थी नहीं। ये तो 20-25 साल की सुंदर जवान लड़की, ये कैसे डायन हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अब तक लग रहा था कि ये तांत्रिक है, तांत्रिक विद्या जानती है, जादूगरी जानती है, लेकिन ये तो डायन थी, बाबा कह रहे थे। अब मुझे विश्वास करना ही पड़ा। उस जो ताबीज़ दिए थे उसका अपने पर्स में रख कर के अब फिर हम चल पड़े थे। रास्ते भर चाचा और हम बात करते रहे। चाचा कह रहे थे कि देखो, अब महात्मा जी मान गए हैं ना, तो ज़रूर इस कार्य को सिद्ध करेंगे, ज़रूर ऐसा कुछ उपाय करेंगे कि उस डायन से हमारे पीछा छूट सके। तो ये बेटा, तुम्हारे शरीर में जो चमत्कार हुआ है ना, जो बता रहे हैं बाबा, उस जंगलवाड़ी लड़की की वजह से हुआ है। उसमें ऐसी शक्ति थी और वो शक्ति तुम्हारे पास भी कुछ आ चुकी है, और वो सुगंध जो फैल रहा ना, उसी वजह से वो ये सब आकर्षण में बंधे रहे। अभी तो जैसे बाबा बता रहे हैं कि अभी वो डायन ही तुम्हारे पास में आई है। अब तो शुरुआत शुरू हो गया है एक तरह से। अब तुम्हारे पास में भूत प्रेत भी, चुड़ैल भी आना शुरू कर देंगे। तब क्या होगा? मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किन चक्रों में फंस चुका हूँ, और ये चक्कर से कब आज़ाद हो पाऊँगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। डर शरीर में फैला हुआ, और हम लोग अब साइड पर पहुँच चुके थे। आप जो चाचा थे कहने लगे, तो हिम्मत मत हार बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और कल हम लोग फिर चलेंगे। और इसके बाद हम अपने काम में व्यस्त हो गए थे। अब रमेश ठेकेदार भी आ चुके थे, और वो कहने लगे कि हाँ भाई पारस, क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कुछ अपने बारे में बताओ, काम के बारे में बताओ। इसके बाद हम ऑफिस में थे। अब पूरा मैं सब रिपोर्ट दिखा रहा था कि देखिए यहाँ का काम यहाँ तक अब पहुँच चुका है, दूसरी साइड का दूसरी का काम मैं बताया। अब वो रमेश ठेकेदार मुझ पर खुश थे, कहने लगे तुम बहुत जल्दी तरक्की करोगे, बस इसी तरह काम के अंजाम दिए जाते रहो। मैं ये सब अपनी जो पर्सनल बातें थी ना, अभी रमेश ठेकेदार को बताया नहीं था और ना बताना चाहता था। मैं उनको परेशानी में नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था कि ये बात हमारे और चाचा के बीच में ही रहे, इसी में हमारी भलाई है।
इसके बाद रमेश ठेकेदार चले गए थे। मुझे दूसरे साइड पर बोल के गए थे कि उस साइड का भी थोड़ा आप देखभाल कर लो, वहाँ जाके देखो वहाँ क्या चल रहा है। आज सुनो, रात वहीं पर रुक जाना, आते वक्त लेट हो जाएगा। मैं समझ गया था। अब फिर मैं चाचा से बोला कि मैं दूसरी साइड पर जा रहा हूँ। चाचा मुझे मना करने लगे कि बेटा आज मत जा, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं कहने लगा चाचा देखो, आप ठेकेदार जी बोल के गए हैं तो हमें तो जाना ही पड़ेगा ना। अब उनको तो नहीं मालूम कि हमारे साथ में क्या चल रहा है, तो आप समझो मेरी बात को। आखिरकार चाचा इजाज़त दिए और मैं दूसरे साइड पर चल दिया था। वो साइड ये बहुत दूर थी। जब मैं उस साइड पर पहुंचा ना तो अंधेरा होने वाला था। साइड पर मैं सब कुछ देखने लगा। रोशनी बल्ब का इंतज़ाम था वहाँ पर, लेकिन लेबर अब छुट्टी कर चुकी थी। मैं काम को सब देख रहा था। जो वहाँ के सुपरवाइज़र थे मैं उनसे मिल करके एक एक काम का अब जांच कर रहा था। संतुष्टि हुई कि चलो काम सब ठीक हो रहा है। और वहाँ पर भी ऑफिस था। मैं उसी ऑफिस में अब रुकने का इरादा कर लिया था। और उस ऑफिस में कोई रहता भी नहीं था। सुपरवाइज़र अब चले जाते थे अपने घर की तरफ। हाँ, लेबर जैसे यहाँ पर जोगी बना के रहती थी, उस साइड पर जोगी बना के वहाँ भी रुकती थी। अब मेरे लिए खाना का इंतज़ाम एक लेबर ही कर रही थी। अब मैं तो एक तरह से अब रमेश ठेकेदार का पार्टनर था, मालिक ही था, तो हमारी इज्जत तो हो रही थी। 9 बजे के आसपास मैं खाता बही को सब चेक कर रहा था। सब कुछ सही था और खाना भी आ चुका था। वो लेबर बड़े प्रेम से कहा कि बाबू पहले खाना खा लीजिए, अब रात ज़्यादा हो चुकी, 9 बज चुका है, और इसके बाद अपना काम करते रहिए, चाहे आराम कर लीजिएगा। मैं सोचा कि सही बात है, खाना ठंडा ना हो जाए। और इसके बाद मैं भोजन कर लिया था। अब भोजन करने के बाद मुझे अब नींद आने लगी थी। मैं ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से बंद करके और आराम से, दीवान बिछा हुआ था, दीवान ही रहता था वहाँ पर, और कुछ कुर्सियाँ साइड पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। और दीवान पर मैं लेट चुका था और लेटते ही मुझे नींद आ चुकी थी। जब मुझे कुछ आवाज़ अलग से सुनाई पड़ने लगी ना तो मेरी नींद खुल चुकी थी। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई भारी भरकम सा आवाज़ में सुना हूँ और इसकी वजह से मेरी आँख खुल गई है। कमरे में रोशनी हो रही थी और मैं जब रोशनी के अब उजाले में जो देखा ना तो मैं दहल कर रह गया था। मैं क्या देख रहा हूँ कि एक काला इंसान जैसा दिखने वाला, लेकिन इंसान कहीं से भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अब बड़ी बड़ी और जैसे आंखें चमक रही हो, चेहरा बहुत ही भयानक, और वो मुझे घूर कर देख रहा था और कुछ बोलने का कोशिश कर रहा था। मैं जब देखा ना तो मैं दहल गया था। मुझे लगा कि जो बाबा बोले हैं ना सही बात है। अब तो मेरे ऊपर अब भूत प्रेत भी आकर्षित होने लगे थे। कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आया, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और कुछ बोलने का कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ कुछ निकल भी रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, मैं तो उसको देख करके डर चुका था कि हे भगवान, ये क्या भला है, अब मैं क्या करूं। लेकिन वो दरवाजे के पास खड़ा था, मैं भाग भी नहीं सकता था। अब मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त में मुझे करना क्या चाहिए। डरा हुआ था। मैं अपनी सहेली मित्र को याद कर रहा था कि तुम आ जाती तो कितना बढ़िया होता। और आखिरकार अब वो जो इंसान जैसा दिखने वाला जो भूत था, भूत ही बोल सकते हो उसको, अब वो मेरी तरफ आने लगा। एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा था और जितना आगे बढ़ रहा था मैं उतना ही खौफ में आ रहा था। अब मैं अब एक तरह से उसको डांट रहा था, नहीं रुको रुको, वहीं रुको, लेकिन वो मेरी बात सुनता था। अब फिर कुछ बोलने की कोशिश करके अब फिर आगे बढ़ जाता था। वो क्या बोलना चाहता था, क्या बताना चाहता था, मैं समझ नहीं पाता था। और आवाज़ इतनी उसकी भारी थी ना तो मेरा दिल कांप जाता था कि हे भगवान, ये क्या चीज़ है, मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पाया था। जैसे ही दीवान के पास पहुंचा ना तो मैं समझ गया आज ये मुझे छोड़ेगा नहीं।
मैं किस जाल में फंस चुका हूँ मुझे खुद भी याद नहीं है। अब मेरा क्या होगा? अब मैं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा? अब मेरा क्या होगा? अब मैं समझ नहीं पा रहा था। बस इतना समझ रहा था कि मौत बिल्कुल पास में खड़ी है और जब चाहे ये मुझे मार सकता है। लेकिन जैसे ही अब दीवान के पास उसने हाथ लगाया ना, तो बस एक कदम पीछे हट गया और वहीं खड़ा होकर के मुझे घूर कर देखने लगा। जब दीवान को छुआ ना, तो मुझे लग गया कि मेरी मौत आ चुकी है। लेकिन जब दीवान से पीछे हट गया झटके से ना, तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा है कैसे हो गया। और तब मुझे बाबा का दिया हुआ ताबीज़ याद आ गया कि अरे वो ताबीज़ की वजह है जो मेरे बटुए में पड़ा हुआ है। चलो हे भगवान, आज मेरी जान बची, लेकिन ये हटी तब ना। मैं इतना भयानक मंजर देख रहा था और भयानक मंजर में मैं गुजर रहा था उस रात को। मैं चिल्लाना भी चाहता था लेकिन ज़ोर से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जैसे लग रहा था कि मेरी आवाज़ गले में घुट रही हो। और आखिरकार वो जो शैतान सा दिखने वाला व्यक्ति जो इंसान की तरह आधा अधूरा लग रहा था, अब दोबारा से मेरी तरफ आने लगा और वो मुझे कुछ बोल रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या बताना चाहता है। लेकिन जैसे ही दोबारा उसने मेरे दीवान को पलंग को छुआ, फिर उसको एक लगा कि झटका लगा है और फिर वो एक कदम पीछे हट चुका था। फिर खड़ा खड़ा वहीं से मुझे घूरता रहा और कुछ बताने का कुछ बोलने का वो कर रहा था। लेकिन वही बात थी कि मैं समझ पाऊँ तब ना, मेरे लिए तो भयानक आवाज़ जैसी लग रही थी। और जैसा वो मुंह खुलता था ना, वो आवाज़ गूंजने लगती थी। मैं पूरी तरह से डर चुका था और समझ गया कि अब ताबीज़ ही मेरी जान बचा रही है इस रात को। अगर ये ताबीज़ नहीं होता तो सही में मैं आज बच नहीं पाता। अब फिर सारी रात मैं उसी इंसान के सामने में खड़ा मैं दीवान पर रहा, अपनी पलंग पर डरा हुआ सहमा हुआ। हाँ, वो इधर उधर घूमता, फिर मुझे कुछ बोलने की कोशिश करता और जैसे ही पलंग को छूता दीवान को तो झटका लगता, फिर दूर जा खड़ा होता। ऐसा ही उसने सारी रात किया था जब तक सुबह के 4 नहीं बज गए थे। आज जैसे ही 4 बजा ना, वो हमारे कमरे से ऑफिस से गायब हो चुका था। मैं बहुत बड़ा मुश्किल में पड़ चुका था। जैसे महात्मा जी ने बताया था कि बेटा देख अब आगे तेरे साथ क्या क्या होता है, वही अब शुरुआत हो चुकी थी। मैं सुबह के 4 बज रहा था, लेकिन अभी मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं बाहर निकलूं। मैं सुबह का किरण का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही किरण निकलेगा अब मैं बाहर निकलूँगा। और वही हुआ। जब किरण मुझे दिखाई देने लगी, खिड़की से रोशनी आने लगी और उस साइड पर हलचल होने लगी, मतलब लेबर जाग चुकी है। और तब मैं दरवाज़ा खोला तो वाकई में लेबर अब अपने कमरे से झुग्गियों से निकल रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। अभी वक्त नहीं हुआ था काम का, अभी उनका नाश्ता पानी करना था, इसके बाद काम पर लगते 8 बजे के आसपास पे। हाँ, मैं अब इस साइड से निकलना चाहता था। मैं दूसरे साइड पर जहाँ चाचा थे वहाँ जाना चाहता था, क्योंकि हमें महात्मा जी के पास जाना था। अब मैं निकल चुका था। जब मैं अपनी साइड पर पहुँचा ना, तो वाकई लेट हो चुका था, 10 बज चुका था। जब चाचा ने मुझे देखा तो दौड़ते हुए आगे कहने लगे, बेटा इतना देर कैसे लगा दिया? मैंने कहा चाचा दूर है, जगह दूरी है, टाइम तो लगना ही है। अब फिर मैं रात का किस्सा बताने लगा कि चाचा अब तो पहले सुंदर लड़की आती है, लेकिन अब तो ऐसे शैतान रात भर मेरा पीछा करता रहा। अब पूरा एक एक कहानी बता दिया। तब वो कहने लगे, बेटा देर मत कर, हम महात्मा जी के पास चलते हैं। फिर चाचा को बिठाया वापसी रोड पर। अब उस स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा जी रहते थे। बाइक खड़ा किया, महात्मा जी के चरणों में स्पर्श किया। वो कहने लगे, बैठो, बस 5 मिनट में मैं आता हूँ। दरी पर हम चाचा भतीजे बैठ चुके थे। महात्मा जी कुटिया में गए हुए थे। आज जब बाहर निकले ना, तो गंगा जल जैसा कुछ चीज़ लेके हमारे ऊपर छिड़कने लगे, चाचा के ऊपर भी छिड़कने लगे। अब फिर वो उस चीज़ को रख करके अब बाहर आए और हमारे पास ही बैठ गए। तब मैं उस दूसरी साइड का किस्सा बताने लगा कि महात्मा जी
रात भर मेरे साथ में ऐसा चला है। वो बहुत ही भयानक शक्ल था और वो रात भर मेरे पास में रहा। ना जाने क्या बोल रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। बहुत ही भारी आवाज़ था और वो मेरे दीवान पलंग जो थी जैसे ही छूता था ना वो दूर हो जाता था। और तब महात्मा जी कहने लगे, बेटा जो मैं वो ताबीज़ दिया हूँ ना उसी का असर है, अगर वो नहीं होता ना तो शायद तुम जिंदा भी नहीं बचते। बेटा अब जो होना है अब तो हो चुका है, अब हमें आगे की सोचना है। अब तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास में। और इसके बाद बाबा जो थे कुछ तंत्र मंत्र मेरे ऊपर में करने लगे और कहने लगे कि बेटा ये जो तेरे में शक्ति आई है ना, जिसकी खुशबू से आत्माएं, प्रेत आत्माएं, तांत्रिक तुम पर आकर्षित हो रहे हैं ना, डायन, ये जब तक रहेगी जब तक वो लड़की शक्ति तुम्हारा वापस नहीं ले लेती। उस लड़की का इंतज़ार करो और भगवान से प्रार्थना करो कि लड़की जल्दी आ जाए, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। बेटा जो मैं कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उन शक्तियों को तुम्हारे पास आने से मैं रोक नहीं सकता। हाँ, ताबीज़ जो दिया हूँ वो तुम्हारी रक्षा करेगा एक हद तक, लेकिन हर चीज़ का एक हद बना हुआ है। अगर उससे भी तांत्रिक से ज़्यादा तेज कोई आ गई आत्मा तब क्या होगा। बाबा एक तरह से जो सही बातें थी वो बता रहे थे और वो बातें सुन कर के बाबा को मैं खौफ में आ चुका था कि बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा। बाबा कहने लगे कि डरो मत, डरना ठीक नहीं है। अब तुम्हारे पास आत्माएं भी आएगी, भूत भी आएंगे, चुड़ैल भी आएगी और तांत्रिक भी लोग तुम पर आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास वो शक्ति अब है जिसको सूंघते हुए ना जाने क्या क्या होगा तुम्हारे साथ में। लेकिन तुम उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करो जो लड़की ने तुम्हारे शरीर में वो शक्ति प्रदान किया है, और उस शक्ति जब तक वो लड़की वापस नहीं लगी और तब तक तुम सामान्य नहीं हो पाओगे। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। हाँ, ये ताबीज़ जो दिया हूँ वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा भूत प्रेत से, लेकिन इंसान से नहीं। इंसान को ये रोक नहीं पाएगा। अब आगे तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। मैं सोच में डूब चुका था कि हे भगवान, मेरी सहेली मेरे बदन के ऊपर में ऐसी कौन सी शक्ति दे दी है जिसके वजह से ये सब मेरे साथ अब होने लगा है। बाबा जी कह रहे थे कि आज एक भूत आया तेरे पास में, अब कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। अब ये सिलसिला एक तरह से चालू हो चुका है। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये भूत प्रेत मेरे पास में क्यों आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, या मुझे मारना चाहते हैं, क्या करना चाहते थे। मैं कुछ भी जान नहीं पा रहा था। बाबा जी से मैं सवाल भी किया कि बाबा जी ये क्यों आते हैं, और तब वो कहने लगे कि बेटा तेरे शरीर में वो शक्ति का अब एहसास कर रहे हैं और उस शक्ति से मिलना चाहते हैं। अब ऐसा थोड़ी हो पाएगा, वो शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर आ चुका है और वो शक्ति को पाना चाहते हैं। अब ऐसा संभव है जब तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से अलग कर दिया जाए, और जब आत्मा शरीर से अलग हो जाएगा तो वो शक्ति को पालेंगे, और वो शक्ति जिनको मिल गई ना, एक तरह से वो बड़े ही शक्तिशाली हो जाएंगे। और इसीलिए तुम्हारे पास में अब ऐसे ऐसे आत्माएं आती रहेंगी और तुम इस चीज़ को भुगतते रहोगे। तुम जल्दी से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करो और उसको मनाने की कोशिश करो कि कैसे भी तुम्हारे शरीर से वो शक्ति को वापस ले लें। इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं था। हम वापस आ चुके थे साइट पर। अब मैं सोच रहा था कि कब वो जंगल वाली लड़की मुझे मिलेगी। अब मैं जब मिलेंगे ना तो मैं उससे कहूँगा कि तूने बिना बताए हुए मेरे शरीर के अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति भर दी जिससे भूत प्रेत भी अब आकर्षित हो रहे हैं, और वो डायन भी मेरे ऊपर एक तरह से आकर्षित हो चुकी है। ये शक्ति अब तुम वापस ले लो, मुझे ये शक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जैसा था वैसे ही मैं खुश हूँ, लेकिन वो मिले तब ना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पारस जी की। ये कहानी का भाग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, और
इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर दोस्तों, अब जो वक्त है ना, अब नाम बताने का है। कल की वीडियो में जिन सज्जनों ने अपना नाम पता बताया है, मैं उनका अब नाम लेने जा रहा हूँ। BL मीना राजस्थान से, संताराम लहांगे और तालुका से, दिनेश P नायक मुंबई से, भूपेंद्र सिंह यादव शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, निरुपमा नायक उड़ीसा से, दिनेश मिश्रा लखनऊ से, अमीर चंद्र मल्होत्रा जी ये पंजाब से, जालंधर पंजाब से, बोजोंद्रो मणिपुर से, प्रेम सिन्हा रांची झारखंड से, और शफीक शेख भावनगर गुजरात से, विठल सिंह राजपूत, भास्कर बेहरा दुबई से, प्रभास कुमार उत्तर प्रदेश, गुरप्रीत सिंह और कृष्णदेव धीमान हिमाचल प्रदेश से, अशोक अलीगढ़ से, बाबी टेलीकॉम सारण बिहार से, पटना सारण बिहार से, और बीनाजी शाहदरा दिल्ली से, और चंद्रशेखर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ इसके लिए। और दोस्तों, कल भी इसी टाइम पर, इसी चैनल पर कल की कहानी आएंगी, तो ज़रूर आप इस चैनल को देखिएगा और इसी तरह का प्यार बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं अब ऐसे ही कहानी के साथ में, सेम चैनल सेम टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।